नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और मैं हूं मनीषा गुप्ता। और शुरुआत यहां पर करेंगे वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट से, जिसकी वजह से हमने सभी जगह पर एक इम्पैक्ट आता हुआ देखा है। यूएस और ईरान की जंग का असर यहां पर कच्चे तेल से लेकर फर्टिलाइजर तक कीमतों पर देखने को मिला है। फर्टिलाइजर्स में हमने यूरिया और सल्फर की अगर बात करें तो यहां पर इसे मल्टी ईयर हाइज पर भी जाते हुए देखा है। जानकारी ये भी बताते हैं कि जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में यहाँ पर ईरान ने अलाउ तो किया है एलाई कंट्रीज के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर इंश्योरेंस अभी तक ऑनलाइन यहाँ पर नहीं आई है और उसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर मार्केट्स में है। साथ ही साथ सोने चांदी की बात की जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा उछाल देखने को मिला है। पॉजिटिविटी यहाँ पर मार्केट्स में फिर से लौटी है और कच्चे तेल की कीमतों में यहाँ पर गिरावट के बाद 98-102 के बीच एक रेंज हमने बनती हुई आज अक्रॉस टाइम जोन्स देखी है। आगे जाकर किस तरह के क्यूज देखने को मिल सकते हैं, इस पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ शारदा क्रॉपकेम के सीएमडी आरवी बुबना जुड़ रहे हैं। मिस्टर बुबना, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो क्या सेंस अब यहाँ पर बनती हुई नजर आई है, क्योंकि जिस तरह से अगर हम प्राइसेस देखें तो यूरिया फ्यूचर्स अक्टूबर 2022 के हाईज पर है, चाइना में सल्फर फ्यूचर्स यहाँ पर रिकॉर्ड हाइज पर है। ऑफ कोर्स काफ़ी कुछ यहाँ पर मिडल ईस्ट से आता है। ग्लोबल ट्रेड्स इस वक्त स्टैंड स्टिल पे हैं। किस तरह के प्राइसेस और किस तरह की अवेलेबिलिटी हम भारतीय बाजारों में देख रहे हैं? मैडम जी, आई एम नॉट एबल टू कमेंट एनीथिंग अबाउट भारतीय बाजार। क्यों कि हम भारत में 1% माल भी नहीं बेचते हैं। हमारा पूरा माल है जो विदेशों में जाता है। और किस तरह के ट्रेड्स वहां देखने को मिल रहे हैं मिस्टर बुबना, क्योंकि अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें, रॉ मटेरियल की बात करें, यूरिया के प्राइसेस की बात करें तो प्राइसेस काफी हाई है यहाँ पर। मैडम जी, यूरिया है वो फर्टिलाइजर में आता है। हम सिर्फ एग्रोकेमिकल्स में इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स और हर्बिसाइड्स में डील करते हैं। इन पर डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं आता है। और दूसरा, जो भी इम्पैक्ट आएगा बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द रॉ मटेरियल प्राइसेस गोइंग अप or fuel prices going up, they will be passed on to our customers. And customers are fully aware about the international and this war situation, and they are gracefully accepting the increase in the cost of the products because of all these raw materials. मिस्टर बुबना, जस्ट टू गेट अ सेंस, कितना प्राइस इंक्रीज देखा है हमने पिछले एक महीने में अगर हम ओवरऑल एग्रोकेमिकल्स की बात करें तो, और कितना ट्रेड पे इम्पैक्ट हुआ है आपके लिए? मैडम जी, एग्रोकेमिकल में प्राइस इंक्रीज करीब 10 से 15% हुआ है। पिछले हफ्ते में मैं चाइना में था, वहाँ पर एग्जीबिशन थी इन एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स की भी। तो सब चाइनीज मैन्युफैक्चरर इंतजार कर रहे थे टू हैव सम मोर क्लैरिटी अबाउट दिस रॉ मटेरियल्स, एंड नाउ दे हैव स्टार्टेड ऑफरिंग द प्राइसेस व्हिच इज अबाउट 10 to 15% मोर देन व्हाट वाज अबाउट अ मंथ बैक। एंड वी विल बी वेरी इजीली, हम बड़े आराम से ये सब प्राइस इंक्रीज है हमारे कस्टमर्स को पास ऑन कर पाएंगे। ओके मिस्टर बुबना, जैसे आपने कहा 10 to 15% इंक्रीज हमने यहाँ पर प्राइस में आता हुआ देखा है। जहाँ तक अवेलेबिलिटी की बात है, रॉ मटेरियल की बात है, क्या वो इजीली अवेलेबल है, या फिर जिस तरह से हमने एक शिपिंग लॉकजैम बनता हुआ देखा है मिडल ईस्ट में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, उसका इम्पैक्ट यहाँ पर बना है? मैडम जी, हमें और हमारी कंपनी को इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि हमने फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर ऑफ 2026 के लिए ऑलरेडी हमारी इन्वेंट्रीज कवर कर रखी है। वी ऑलरेडी हैव दिस प्रोडक्ट्स इन आवर वेयर हाउसेस इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और हमारी ज़रूरत पड़ेगी ओनली फॉर द थर्ड क्वार्टर। उस समय परिस्थिति जो भी होगी, सब कस्टमर समझते हैं, इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। And they all, if they have to do business, they will all gracefully accept the increase in the cost and prices. मिस्टर बुबना, मेजर कंसर्न आपके लिए कहां से आ रही है जहां तक रॉ मटेरियल की बात है? आई गेट योर पॉइंट कि एज ऑफ नाउ कोई इम्पैक्ट नहीं है। ये क्वार्टर और अगले क्वार्टर के लिए भी परहैप्स आपके लिए पास इन्वेंट्री है, रॉ मटेरियल है। थर्ड क्वार्टर से आपको देखना होगा कि क्या स्थिति यहाँ पर बनती है। एज ऑफ नाउ क्या इज इट बिजनेस एज नॉर्मल, बिजनेस एज यूजुअल, या फिर कुछ दिक्कतें हैं यहाँ पर आती हुई? मैडम जी, एज ऑफ नाउ आई वुड से आवर बिजनेस इज डूइंग बेटर देन द सेम पीरियड लास्ट ईयर। हमारे बिजनेस पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आया है। एंड हम इस अच्छी सिचुएशन में है कि हम मैन्युफैक्चरर्स नहीं हैं। हम मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं, हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है।
और इस बिजनेस मॉडल को इन परिस्थितियों का कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता है, बल्कि कुछ फायदा ही मिलता है। एब्सोल्युटली। ओवरऑल एग्रोकेमिकल्स अगर एज एन इंडस्ट्री को यहाँ पर देखें मिस्टर बुबना, तो लगातार हमने यहाँ पर डिमांड बढ़ते हुए ही देखी है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग परसेंटेज पॉइंट्स हैं स्पेशली एशियन मार्केट्स के लिहाज से। तो आपकी मेन मार्केट्स यहाँ पर क्या हैं और किस तरह की डिमांड ग्रोथ आपने यहाँ पर देखी है 2025 में और 26 में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? मैडम जी, हमारा इंडिया में आज की तारीख में कुछ भी सेल नहीं है, जीरो सेल है। हम बेचते हैं करीब 70-75 देशों में आउटसाइड इंडिया। मेन मार्केट हमारा वेस्टर्न यूरोप है, वहाँ पर ये सब चीज़ें बड़ी आसानी से एक्सेप्ट की जाती है। और सेकंड बेस्ट है यूनाइटेड नाफ्ता, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज। ये सब जगह हम हमारे कॉस्ट इनपुट को बढ़ा के दे सकते हैं। हमारे कोई प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम्स कुछ मैन्युफैक्चरर्स अभी कहते हैं कि उनको रॉ मटेरियल्स नहीं मिल रहे हैं, ये सब चीज़ें हैं, तो वो उनकी परिस्थिति है, मगर हम उनसे बंधे नहीं, हम दूसरे सप्लाई से ले सकते हैं। आज की तारीख में हमारे बिजनेस के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। पॉइंट टेकन। मिस्टर बुबना, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए। आई गेट योर पॉइंट कि इंडिया में आपकी मार्केट बिल्कुल भी नहीं है, 70 कंट्रीज में एक्सपोर्ट है, एंड क्योंकि आप मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं तो अगर एक जगह से ना मिला तो दूसरी जगह लिया और कॉस्ट आप पास ऑन कर देते हैं। तो क्लियरली काफ़ी बेहतरीन वहाँ पर बिजनेस मॉडल ये है। और जैसे आपने कहा, कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट वेस्टर्न एशिया कॉन्फ्लिक्ट का आपके ऊपर नहीं है। वेल, एक जगह जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट का असर है वो है शिपिंग इंडस्ट्री में यहाँ पर। और लेटेस्ट जो खबर है वो पॉजिटिव है, जहाँ पर ईरान ने कहा है कि वो यहाँ पर शिप्स अलाउ करेंगे फ्रेंडली नेशंस के लिहाज से। लेकिन हमारे साथ अब यहाँ पर कंटेनर शिपिंग लाइंस के एडी सुनील वासवानी हैं। सुनील जी, जिस तरह से हमें समझ में आ रहा है शिपिंग लाइंस के लिहाज से सिर्फ 130 शिप्स यहाँ से पास ऑन हुई हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जब से ये वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर आया है। डिक्लाइन हमने यहाँ पर 90-95% तक का देखा है जब से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू भी हुआ है। जो एज ऑफ नाउ स्थिति है, मार्च तो ठीक ठाक निकल गया। हम ये भी जानते हैं कि काफ़ी सारी शिपिंग लाइंस अप्रैल का कोई ऑर्डर जो वहाँ से पास होता हो वहाँ पे नहीं ले रही हैं। आप किस स्थिति में हैं और कैसे आप इस सिचुएशन को देखते हैं? तो मनीषा जी, पहले तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। हमारा जो शिप्स हैं वो बेसिकली फॉरेन कंटेनर शिप्स हैं, और ये कंटेनर शिप्स जो है अब भी कोई काफ़ी फंसे हुए हैं अंदर पर्शियन गल्फ के अंदर, यू नो। तो अब एक्चुअली हमें ज़बरदस्ती अपनी सर्विसेज सस्पेंड करनी पड़ी थी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ फ्यूल हैज़ गॉन अप बाय 200%, और जो इंश्योरेंस कॉस्ट है वो 0.02% से बढ़कर 3% ऑफ द वैल्यू ऑफ द शिप हो गया। इसका मतलब हर एक वॉयज के ऊपर उसका इम्पैक्ट $US 30 लाख का होता है। तो और बाकी तो है दूसरी शिप्स जो बाहर जो फंसे हुए नहीं है, जो बाहर हैं, उनको भी डाइवर्ट करना पड़ा अपना वॉयजेस, डिलेज हुआ पोर्ट्स के ऊपर, तो वो सब खर्चे बढ़ गए। तो इसीलिए हमें ज़बरदस्ती अपनी सर्विसेज सस्पेंड करनी पड़ी। लेकिन अब रिसेंटली हमने फिर अपनी सर्विसेज रीस्टार्ट की हैं। सम ऑफ आवर शिपिंग लाइंस हैव डन दैट। और मगर हम पर्शियन गल्फ के अंदर नहीं जा सकते, मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करके अंदर नहीं जा सकते। इसीलिए हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर, ईस्ट ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वहाँ पे जो पोर्ट्स है वहाँ पे कॉल कर रहे हैं। जैसे जेबल अली छोड़ के, जो जेबल अली जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर है यूएई में, वहाँ पे कॉल नहीं कर रहे हैं। लेकिन कोरफाकान पोर्ट जो है, यू नो, या फुजेरा जो बाहर है, वहाँ पे कॉल कर रहे हैं यूएई के। और दूसरे पोर्ट्स जैसे ओमान में है, सलाला है, सुआर है, या फिर रेड सी में जैसे जेड्डा जो सऊदी अरेबिया में है, तो वहाँ से भी हम सर्विसेज वहाँ पे ड्रॉप ऑफ करके कंटेनर्स, और फिर फॉरवर्डर्स जो है वो ऑनलाइन, सॉरी बाय रोड, दे आर ट्रांसपोर्टिंग दी कार्गो राइट अप टू द पर्शियन गल्फ। तो ये सब नए नए तरीके हमने निकाले हैं। अगर आपको याद होगा तो दो साल पहले, करीब 2.5 साल पहले, जब रेड सी क्राइसिस हुआ था, जब हूतीज ने हमें अटैक किया, हमारे शिप्स को अटैक किया था, तो उस टाइम पे हमारे शिप्स रेड सी और स्विस कनाल से जा रहे थे यूरोप और यूएस ईस्ट कोस्ट की तरफ। वो हमको सस्पेंड करना पड़ा, बंद करना पड़ा वो सर्विस, और हम केप ऑफ गुड होप साउथ अफ्रीका से लेके वहां पे जाने लगे, और अब तक वो शिप्स वैसे ही जा रहे हैं। तो वो सर्विस पैटर्न चेंज हो गया, लेकिन हमारी
सर्विसेज जो माल जो है जो ट्रांसपोर्ट करने का वो चलता रहा। अभी भी वो पैटर्न सर्विस पैटर्न चेंज हो गया होगा, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दूसरी पोर्ट्स की तरफ की ओर से हम माल पहुंचा सके वहां के देशों को। तो ये परिस्थिति है आज। ऑल राइट मिस्टर वासवानी, जिस तरह की खबरें हैं कि तो आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि यू आर स्टेइंग क्लियर ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एज ऑफ नाउ। जो आसपास के पोर्ट्स हैं, जो नए रास्ते हैं, वो आप यहाँ पर ढूंढ रहे हैं। ये करने के समय पे किस तरह की इंश्योरेंस, किस तरह का फ्यूल, क्या परिस्थिति वहां पर है? तो फ्यूल जो जैसे मैंने कहा कि वो 200% प्राइस बढ़ गया है फ्यूल का, तो वो हमें बहुत भारी लग रहा है। और जो इंश्योरेंस कॉस्ट है वो भी बढ़ गया, वो तो 0.02% है, 3% हो गया है। तो ये हमें बहुत क्या करते हैं, इम्पैक्ट हो रहा है शिप्स के ऊपर। और अगर देखा जाए तो पिछले 5 सालों में हमारे जो फ्रेट रेट्स थे वो 70 से 80% से तक कम हो गए। हमारे फ्रेट रेट्स 5 सालों में अब तक 70 से 80% तक कम हो गए हैं। लेकिन ये जो इंश्योरेंस का और ये जो बंकर्स का जो कॉस्ट है, फ्यूल का और ये बाकी सब जो कॉस्ट हैं, इनके लिए हमें जबरदस्ती एक इमरजेंसी कॉन्फ्लिक्ट सरचार्ज लगानी पड़ी ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, जो है $1500 से $2000 तक पर कंटेनर। तो ये इम्पैक्ट हो गया है कि कॉस्ट के ऊपर। क्लियरली वॉर चार्ज, कॉन्फ्लिक्ट सरचार्ज, ये सारी चीज़ें यहाँ पर नई कॉस्ट आई हैं। एक फाइनल सवाल मिस्टर वासवानी, और किस तरह से ऑर्डर्स आप अप्रैल मई के लिए अब यहाँ पर बनता हुआ देखते हैं? अगला क्वार्टर कैसा नजर आता है? तो अगला क्वार्टर देखिए, हमारा जो सर्विसेज है वो ज्यादा करके हमारे यहाँ लॉन्ग हॉल डेस्टिनेशंस पे, यूरोप पे, यूएस पे, फार ईस्ट में, तो वहां सब तो ठीक ही चल रहा है। पर्शियन गल्फ जो है इम्पोर्टेंट मार्केट है, लेकिन काफी वैसे कंपैरिजन में उनसे कम है। तो पर्शियन गल्फ की ओर भी, जैसे मैंने कहा कि बाहर के पोर्ट से जितना माल जा सकता है, हमारे कैपेसिटीज तो हैं, अभी एक्सपोर्टर्स को जितना उनको भेजना होगा हम तैयार हैं वो लेने के लिए। पॉइंट टेकन। मिस्टर वासवानी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो क्लियरली कंसर्न्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैं। जैसे मिस्टर वासवानी हमें बता रहे हैं कि जहाँ तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात है, वहाँ पर अब कोई मूवमेंट नहीं है। नए रूट्स यहाँ पर शिपिंग लाइंस ढूंढ रही है, और साथ ही साथ जिस तरह के सरचार्जेस यहाँ पर बनते हुए नजर आए हैं, वो ऑफ कोर्स एक कॉस्ट यहाँ पर ऐड करते हैं। बट हैविंग सेड दैट, कंज्यूमर्स को पता है चिंताएं हैं, तो वो यहाँ पर हायर प्राइसेस एब्जॉर्ब करने के लिए भी तैयार हैं। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे कमोडिटीज़ की। फोकस होगा सोने चांदी पर, और मेटल्स में क्या करना चाहिए ये भी बताएंगे आपको। स्वागत है आपका। रुपए आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे, क्योंकि नया रिकॉर्ड लो हमने यहाँ पर बनता हुआ देखा है। ऑलमोस्ट 93-98 के आसपास के स्तर। मोतीलाल ओसवाल से नवनीत दमानी हमारे साथ हैं। नवनीत, कैसे देखते हैं रुपया, क्या करने की राय है? वेल मिश्रा जी, लास्ट कुछ हफ्तों में हमने देखा कि रुपए की जो चाल है वो करीब 4% के फॉल के साथ रिपोर्ट की जा रही है। और लार्जली एक तो डॉलर इंडेक्स में रिबाउंड है, ये बड़ा फैक्टर है, और दूसरा जो क्रूड के प्राइसेस निरंतर बढ़ते जा रहे हैं वो भी एक बड़ा फैक्टर है जो कि रुपए की चाल को रुका हुआ है। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो करीब बॉन्ड यील्ड 6.7-6.8 के आसपास पहुंच गई, जो इंडिकेट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में रेट कट की जो पॉसिबिलिटी है वो आरबीआई की तरफ से भी नहीं होगी। तो कुल मिला के रुपए की जो चाल है थोड़ी सी वीकनेस के साथ नजर आ रही है, और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो एक टेक्निकल ब्रेकआउट भी हुआ है 9290 9270 के ऊपर, जो 95 तक भी रुपए को ले जा सकता है आने वाले दिनों में। तो मेरा बायस है कि करीब 1 से 1.25% की फॉल अभी भी पेंडिंग है। ऑलराइट, कुछ और गिरावट रुपए में यहाँ पर बन सकती है ये क्लोजिंग होने से पहले, और जब ये ट्रंकेटेड वीक है, कल छुट्टी है, इंडियन बैंक्स बंद हैं, रुपए में कुछ और फिसलाव हमने यहाँ पर बनता हुआ देखा है। हमारे साथ कार्तिकेय बुलियन के डायरेक्टर दीपक सोनी भी हैं। दीपक जी नमस्कार। एक सेंस आपसे सोने पर लेना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह की हल्की सी बढ़त आज यहाँ पर मार्केट्स में आते हुए दिखी है, हफ्ते के लो से तो अच्छी खासी तेजी है। 4100 छूने के बाद नियरली 4550 जैसे लेवल्स यहाँ पर बनते हुए नजर आए हैं। कैसे देखते हैं इन करंट लेवल्स को, और किस तरह की डिमांड इन स्तरों पर अब इंडियन मार्केट्स में है? नमस्कार एवं धन्यवाद मनीषा जी। देखिए, जो
गोल्ड ने बहुत अच्छा बाउंस बैक दिखाया है। ये जो वॉलेटिलिटी है, ये हमें ऐसा लग रहा है कि गोल्ड बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो गया है, लेकिन अब ये समझने की जरूरत है कि जो $100 और $200 की चाल हम देखते थे, उस समय गोल्ड भी अराउंड $2500 के आसपास रहता था। तो 4500 और $5600 आने के बाद ये वॉलेटिलिटी रहेगी। गोल्ड ने एक बहुत अच्छा बाउंस बैक दिखाया है। 4100 से बाउंस होके गोल्ड ऑलमोस्ट 4600 आज सुबह टच हुआ है। और मुझे लगता है कि ये यहाँ से गोल्ड अगर बुल रन में रहता है तो हमें 4600 के ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा, और हमें मान सकते हैं कि 4100 4200 के आसपास मार्केट ने बॉटम आउट कर लिया है। डिमांड की बात अगर करते हैं मनीषा जी, तो देखिए मार्च एंडिंग के समय जनरली बिजनेस थोड़ा स्लो रहता है, कोई फेस्टिव सीजन भी नहीं रहता है। अप्रैल में अक्षय तृतीया आएगा, जो हमारे बिजनेस के हिसाब से एक बहुत बड़ा ओकेशन है ग्राहकी के लिए। तो मेरा ये मानना है इस लेवल्स के ऊपर अगर मार्केट रहता है 4500 के आसपास, तो हमें एक अच्छी अक्षय तृतीया की सेल देखने के लिए मिलेगी। पिछले कुछ हफ्तों में लगातार दीपक जी हमने एक डिस्काउंट इंडियन मार्केट्स में बनता हुआ देखा था, क्या वो अब भी है या फिर डिस्काउंट निकल चुका है? मनीषा जी, अराउंड 10 दिन पहले तक जो डिस्काउंट थे वो $70 के आसपास थे। डिस्काउंट्स अभी भी अवेलेबल है इंडियन मार्केट में, बट अब वो कम हो गए हैं। आज के दिन में अप्रोक्स $25 के आसपास जो है डिस्काउंट अवेलेबल है इंडियन मार्केट। और चांदी में क्या कहेंगे आप? चांदी की लेवाली है बाजार में, चांदी डिस्काउंट पर है, लोग ले रहे हैं, क्योंकि क्लियरली मार्च यहाँ पर स्लो है काफी सारे रीजंस की वजह से, सेल ऑफ इन इक्विटीज की वजह से, और ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा मार्च एंड भी है। मनीषा जी, लेवाली देखिए जनरली ये मतलब बहुत ही सोचने वाला विषय है कि इंडियन मार्केट में जो ट्रेडर्स हैं वो जिस तरीके से ट्रेड करते हैं, तेजी में उन्हें तेजी लगती है और मंदी में उन्हें लगता है कि बस अब तो सोना और चांदी दोनों रोड पर आ जाएंगे, जबकि ऐसा सोचना नहीं चाहिए। और सिल्वर में बहुत अच्छी डिमांड मैं नहीं बोल रहा हूँ अभी तक है, बट हाँ डिस्काउंट्स अभी भी अवेलेबल है। गोल्ड कॉइन्स जो पुराने सिल्वर के सिक्के जो प्रीमियम पे बिका करते थे, वो अभी मार्केट में डिस्काउंट पे अवेलेबल है। ये दर्शाता है कि इस वॉलेटिलिटी में कंज्यूमर जो है वो थोड़ा सजग हुआ है। तो मार्केट में मेरे हिसाब से सिल्वर अब यहाँ से बहुत ज्यादा करेक्ट होने की उम्मीद नहीं है। हम 2 लाख के नीचे अगर सिल्वर को नहीं देखते हैं तो अब यहाँ से सिल्वर वापस बुल रन की तरफ ही जाना चाहिए। वेल जी हाँ, 2,06,000 की लो बनाती हुई सिल्वर 2,35,000 पे अब यहाँ पर आ चुकी है, तो क्लियरली बॉटम यहाँ पर शायद नियर टर्म इन प्लेस है। नवनीत, आप कैसे देखेंगे सोने चांदी के प्राइसेस को? और जैसे दीपक जी हमें कह रहे हैं कि डिस्काउंट्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग एटलीस्ट इंडियन मार्केट्स में नहीं है फिलहाल। 35% का करेक्शन गोल्ड में आया टॉप से, और करीब करीब 50% का करेक्शन चांदी में आया टॉप से। लार्जली बाइंग कहीं भी मुझे नहीं लग रहा है कि सेंट्रल बैंक की तरफ से थोड़ी सी स्लो ही है, बट लोग कैश प्रेफर कर रहे हैं रादर देन एनी होल्डिंग एनीथिंग। आपने इक्विटी में भी सेल ऑफ देखा है, गोल्ड में, क्रिप्टो में, सब जगह पे एक सेल ऑफ देखने मिल रहा है, तो पीपल आर फ्लाउटिंग टुवर्ड्स कैश। ओवरऑल बायस अभी भी मुझे लगता है कि स्ट्रांगली पॉजिटिव, और 4000 का जो स्तर हमने 2 दिन पहले देखा है वो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी था लोगों को निवेश करने के लिए। थोड़ा बहुत रिबाउंड आया है, और अगर वापस कोई झटका देखने मिलता है, थोड़ा भी एस्केलेशन होगा तो वापस स्वाभाविक तौर पे एक झटका देखने मिल सकता है। तो 4200 के आसपास भी अगर भाव आता है और आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए। हमें लगता है कि वापस अगले 12 से 15 महीने में गोल्ड वापस $5500-5600 यानी क्लोजर टू लाइफ टाइम हाई तक जा सकता है। और डोमेस्टिक स्तरों में अगर ₹94 के आसपास रहेगा तो 1,75,000 से 1,80,000 के रेंज में भी INR में MCX पे गोल्ड भाव देखने मिल सकते हैं। रहा सवाल चांदी का, तो चांदी एक मैसिव करेक्शन दिखा चुका है टॉप से, और $100 के ऊपर भी कंफर्टेबल नहीं था और $55-60 के आसपास भी कंफर्टेबल नहीं है। मैसिव आउट परफॉर्मेंस दिखता है चांदी में जब मूव आता है तो, एंड इट टेंड्स टू ओवरशूट। तो इस बार भी ऐसा ही कुछ हो रहा है कि चांदी ने करीब $60 का लो बनाया, और मुझे लगता है कि वापस अगर 60-65 के रेंज में आता है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी फिर से सिल्वर में निवेश करने के लिए, या 2 लाख का जो स्तर है डोमेस्टिक लेवल पे अच्छा लेवल है इन्वेस्ट करने के लिए। मुझे नहीं लगता है कि वापस $120-125 हम नियर टर्म में देख पाएंगे, बट 60
कि $90-95 का रेंज है, ये अगले 6 से 12 महीने तक कंसोलिडेट करे इस रेंज में, ये ऐसा पॉसिबल हो सकता है। यानी 2 लाख से 2,90,000 3 लाख तक के रेंज में चांदी अगले 6 से 12 महीने का समय बिता सकता है। ये तेजी यहाँ से सोने और चांदी दोनों में यहाँ पर बनती हुई नजर आ सकती है, तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज की यहाँ पर इंतजार करें। ब्रेक में जाएं उससे पहले नवनीत एक बहुत क्विक सेंस यहाँ पर कच्चे तेल पर। आज के सत्र में थोड़ा सा करेक्शन देखने मिल रहा है और फाइनली थोड़ी ट्रूस या थोड़े एक 5 दिन या 1 महीना जो भी तरह का ट्रूस देखने मिल रहा है वो अनाउंस होता हुआ नजर आ रहा है दोनों ही तरफ से। अब मुझे लगता है ये वॉर रिलेटेड एक्टिविटी थोड़ी सी पॉज होती हुई नजर आ रही है, बट ये नहीं कहूंगा ये खत्म हो गई है और यहाँ पर कच्चे तेल में फिर से एक मैसिव गिरावट देखने मिल सकती है। तो ओवरऑल ब्रेंट और WTI का जो स्प्रेड है वो नैरो हुआ है, करीब करीब $18 से गिर के $8 के आसपास आ गई। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखने लायक लग रही है। एंड डोमेस्टिक स्तरों में शायद ये भाव करीब 6,200 के आसपास ट्रेड 8,200 के आसपास ट्रेड करे, शायद ये 7,900 तक भी गिर जाए या 60 मैसिव एक जो रिट्रेसमेंट देखने मिल रहा है ये कंटिन्यू रह सकता है। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि वापस एक रिबाउंड क्रूड में पेंडिंग है। अब वो कितने दिनों बाद आएगा, किस स्पीड में आएगा, ये थोड़ा देखने लायक रहेगा। बट द वॉर विल नॉट ओवर, एक बार फिर से ब्रेस होना चाहिए एक रिबाउंड के लिए। एब्सोल्युटली, और वो एक ट्वीट पे भी डिपेंड कर सकता है कि किस तरह से मार्केट यहाँ पर टर्न अराउंड हो सकती है। बहुत शुक्रिया नवनीत एंड दीपक जी आपका भी साथ जोड़ने के लिए और वो सेंस यहाँ पर मार्केट्स के बारे में शेयर भी करने के लिए। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत, आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर।